नमस्कार, मैं हूं संजय त्रिपाठी। बहुत स्वागत करता हूं आपका प्राइम न्यूज़ के पॉडकास्ट में। ये वो मंच है जहां पर अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए विशेषज्ञ जानकारों को बुला करके हम चर्चा करते हैं तमाम समसामयिक विषयों पर। आज ऐसे ही एक अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनके बारे में बताऊँगा। अश्विनी उपाध्याय जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, समाज सेवक भी हैं और PIL मैन के नाम से देश में और विश्व में विख्यात है। बहुत स्वागत करता हूँ अश्विनी जी। धन्यवाद। इंजीनियरिंग की पढ़ाई से शुरुआत की आपने और उसके बाद में कानून की पढ़ाई की। इस समय आपको PIL मैन कहा जाता है, तो ये जो उपाधि मिली है इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, इंजीनियरिंग में काम करने के बाद हमको ये समझ में आया कि भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। जब मैं इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी कर रहा था तो मैंने जापानियों के साथ बहुत काम किया। तो जापान में एक सिस्टम है कि हर समस्या में 5 बार वाई लगाते हैं। उनके यहाँ सड़क टूटेगी तो तुरंत रिपेयर नहीं करेंगे, पहले सड़क में 5 बार वाई, सड़क टूट गई वाई, मटेरियल खराब था वाई, करप्शन हो गया वाई, कानून सज़ा नहीं मिली भ्रष्टाचारियों को इसलिए सड़क टूटी है। तो सड़क रिपेयर करने के साथ साथ वो कानून को भी रिपेयर कर देते हैं, कानून को भी ठीक कर देते हैं। अगर किसी ने आत्महत्या कर लिया जापान में, तो हमारे यहाँ कोई आत्महत्या करेगा तो सीधे सीधे वो पोस्टमार्टम हो जाएगा, पंचनामा हो जाएगा, अंतिम संस्कार हो गया, बात खत्म। जापान में अगर किसी ने आत्महत्या कर लिया तो थाने में उसकी भी एक वाई सीट भरी जाएगी। आत्महत्या क्यों किया? भूखा था। भूखा क्यों था? उसको राशन नहीं मिला। राशन क्यों नहीं मिला? करप्शन हो गया। तो अब क्या होगा? अब वहाँ पे करप्शन हुआ क्यों? करप्शन करने वालों को सज़ा क्यों नहीं मिली? क्या और कहीं भी करप्शन हो रहा है क्या? तो इस तरीके से वो सिस्टम के अंतिम जो रूट होता है, जो प्रॉब्लम की रूट काज होती है, वहाँ जाके वो काम करते हैं। इसलिए जापान में एक समस्या बार बार रिपीट नहीं होती है और भारत में हर समस्या रिपीट होती रहती है। जापान में कोई प्रधानमंत्री हो, कोई राष्ट्रपति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ सिस्टम इतना अच्छा बन चुका है कि ना वहाँ घूसखोरी होगी, ना कमीशनखोरी होगी, ना जमाखोरी होगी, ना मिलावटखोरी होगी। जापान में कोई भी प्रधानमंत्री आ जाए, कोई भी राष्ट्रपति आ जाए, ना वहाँ जासूसी होगी, ना गद्दारी होगी, ना मक्कारी होगी, ना हरामखोरी होगी। सब लोग अपनी अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ खाएंगे क्योंकि उन्होंने सिस्टम को अच्छा कर दिया। हमारे देश में पिछले 75 साल से लगातार डॉक्टर बदल रहे हैं। डॉक्टर का मतलब सांसद बदल रहे हैं, विधायक बदल रहे हैं, कलेक्टर बदल रहे हैं, कप्तान बदल रहे हैं, मुख्यमंत्री, पार्टियां बदल रही हैं, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, लेकिन दवाई नहीं बदल रही है, इंजेक्शन नहीं बदल रहा है, सिरप नहीं बदल रहा है, वैक्सीन नहीं बदल रही है। कहने का मतलब नियम कानून और सिस्टम नहीं बदल रहा है, इसलिए कोई भी समस्या कम नहीं हो रही है। जापान में जो थाना है वो प्राथमिक सुरक्षा केंद्र है, भारत में जो थाना है वो भ्रष्टाचार का अड्डा है। जापान की जो तहसील है वो प्राथमिक न्यायिक केंद्र है, वहाँ पे लोगों को न्याय मिलता है। यहाँ की हमारी जो तहसील है वहाँ ज़मीन किसी और की होती है, कोई और आके बेच के चला जाता है। तो भारत में कलयुग चल रहा है, जापान में सतयुग चल रहा है। इस कलयुग और सतयुग का जो डिफरेंस ये है कि भारत में राम मंदिर है, जापान में राम नीति है। भारत में कृष्ण मंदिर है, जापान में कृष्ण नीति है। भारत में हम परशुराम की शोभा यात्रा निकालते हैं, वहाँ परशु नीति है। मानव का मानवाधिकार, दानव को कठोर दंड, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लोहा लोहे को काटता है, भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। जिन देशों ने राम नीति, कृष्ण नीति, परशुराम नीति अपनाया, लोहा लोहे को काटता है ये सिद्धांत अपनाया, भय बिन होय न प्रीत सिद्धांत को अपनाया, वहाँ सतयुग चल रहा है, वहाँ राम राज्य चल रहा है। चीन देख लीजिए, जापान देख लीजिए, सिंगापुर देख लीजिए। और ये भारत जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, भगवान परशुराम की जन्मभूमि, हनुमान जी की जन्मभूमि, 10 गुरुओं की जन्मभूमि, 24 तीर्थंकर की जन्मभूमि, यहाँ पे अराजकता फैली हुई है। घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, भू माफिया, खनन माफिया, पेपर माफिया, लीक माफिया, भगवान जाने क्या क्या हो रहा है। कोई समस्या हो ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे समस्याओं पे चर्चा करते हैं, न उसके मूल कारण पे चर्चा करते हैं, न स्थायी समाधान पे चर्चा करते हैं। यहाँ सुबह से लेकर शाम तक गांधीवाद, नेहरूवाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद, फुलेवाद, ये वाद वो वाद, दुनिया भर की बकलोली होती है, दुनिया भर की बकवास होती है। लेकिन जिन समस्याओं से आम जनता परेशान है उसमें चर्चा ही नहीं हो रही है। क्या वजह है इसकी? क्यों नहीं चर्चा होती? उसका चर्चा इसलिए नहीं होती कि अगर बकवास करके सत्ता मिलती रहे तो फर्क क्या जरूरत है कुछ सही काम करने के लिए। लेकिन लोग तो समझदार हैं, लोगों को भी तो दिखता है कि जो उनके असल मुद्दे हैं लोगों में बात ही नहीं हो रही है। हाँ, लोगों में जागरूकता आ रही है, लेकिन लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ऐसे नए नए मुद्दे ला दिए जाते हैं कि लोग भूल जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं आप अपने मुद्दे पे बने रहिए।
मैं लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप महीने में एक बार अपने सांसद विधायक से मिलिए, उनसे पूछिए कि भैया ये समस्या जो हमारे क्षेत्र में है ये पूरी दुनिया में क्यों नहीं है, ये समस्या जो हमारे क्षेत्र में है, ये भारत हमारे देश में है या हमारे राज्य में है, ये सिंगापुर में क्यों नहीं है, जापान में क्यों नहीं है, अमेरिका में क्यों नहीं है, चीन में क्यों नहीं है, न्यूजीलैंड में क्यों, ये भारत में क्यों है। भारत तो ऋषियों मुनियों का देश है, महर्षियों का देश है, बड़े बड़े तपस्वियों का देश है। भारत में तो समस्या होनी नहीं चाहिए। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी भारत में खुली, तक्षशिला। दुनिया की दूसरी यूनिवर्सिटी भारत में खुली, नालंदा। दुनिया की तीसरी यूनिवर्सिटी भारत में खुली, भोजशाला। और हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। तो ये तो आम जनता को सवाल पूछना पड़ेगा, हमारे माननीयों से, संविधान की शपथ लेने वाले सांसदों, विधायकों से, मंत्रियों से, कि हमारी शिक्षा व्यवस्था घटिया क्यों हो चुकी है। हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसा क्यों हो गया है कि जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है वो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा नहीं जा रहा है, जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा रहा है वो 10वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जा रहा है। इसलिए अगर आपका बच्चा टॉपर हो तो भी बिना कोचिंग किए ना उसका इंजीनियरिंग में सिलेक्शन होगा, ना मेडिकल में सिलेक्शन होगा, ना क्लैट में सिलेक्शन होगा, ना एनडीए में सिलेक्शन होगा। सारी समस्याओं का उपचार क्या आप पीआईएल के माध्यम से इन्हीं सारी समस्याओं का उपचार हम पीआईएल के माध्यम से ढूंढते हैं, उन्हीं कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीज़ों में हम सफल भी हो पाए, बहुत सारी चीज़ें अभी पेंडिंग चल रही हैं। मैंने जब मुझे कोई समस्या समझ में आती है, अगर वो राष्ट्रीय स्तर की समस्या है तो मैं उसको सुप्रीम कोर्ट ले जाता हूँ, किसी एक राज्य की समस्या है तो उसको मैं हाई कोर्ट ले जाता हूँ। अभी तक ऐसे 250 पीआईएल हो चुकी है। और पहले तो मैं केवल पीआईएल करता था, फिर मुझे बाद में समझ में आया कि नहीं, जनता का सहयोग बहुत ज़रूरी है, जन जागरण बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने देश में निकलना शुरू किया और भगवान का आशीर्वाद है। और आप लोगों ने भी इतने इंटरव्यू करते रहते हैं कि शायद आपका इंटरव्यू भी लाखों करोड़ों तक पहुंच जाता है, तो लोगों ने बुलाना शुरू किया। तो अब इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लॉ कॉलेज, सामाजिक संस्थाओं के कार्यक्रम, धार्मिक संस्थाओं के कार्यक्रम, ऐसे करते 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 भारत के 800 जिलों में से 500 जिलों में जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। तो 300 जिले ऐसे कौन से हैं जहाँ पर अभी पहुँचने का भी सौभाग्य नहीं मिला? नहीं, 300 में तो नहीं जा पाऊंगा। हाँ, एक अधिकतम 100 जिलों में और जा सकता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा क्यों कह रहे हैं 300 जिले में भारत में 800 जिले हैं। 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 200 जिलों में 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में ऐसी भारत में यह मेरी पीआईएल चल रही है। देखिए, मैं जितनी बातें आपसे कह रहा हूँ सब पे मेरे पीआईएल है, सब पे मेरे आंकड़े हैं, सब पे मैं सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया हुआ है। और जो मैं आपको आंकड़े बताऊंगा, अभी बताया है, आगे बताऊंगा, सब ऑथेंटिक आंकड़े हैं। कोई राज्य सरकार, कोई केंद्र सरकार ने आज तक मेरे आंकड़ों को झुटलाया नहीं है। आप आंकड़ों का सोर्स इसलिए मत पूछिए क्योंकि बहुत सारे आंकड़े ऐसे हैं, जैसे आप भी सूत्रों के अनुसार आपकी खबरें होती हैं, ऐसे मेरे भी अपने सूत्र होते हैं। अलग अलग फील्ड के लोग हैं जो मुझे बताते हैं, वो अलग क्षेत्र में वो लोग काम कर रहे हैं, उनके पास वो डेटा होते हैं, मुझे ला के देते हैं, इसलिए मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। हाँ, मैं पीआईएल में फाइल किया है। उदाहरण के लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में 2017 में पीआईएल फाइल किया कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए रहते हैं। उसमें मैंने राज्यवार आंकड़े दिए और केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को उस पर नोटिस हुआ है। आज लगभग 9 साल हो चुके हैं, किसी राज्य सरकार ने ये आके जवाब नहीं दाखिल किया कि जो मैंने आंकड़े दिए वो गलत आंकड़े दिए। घुसपैठ का मुद्दा अब थोड़ा चर्चित हो चुका है, लेकिन मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था। मैं वही सवाल आपसे करना चाह रहा था कि पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में घुसपैठियों को निकालने का विषय बड़ा प्रोमिनेंट है और सरकारें इसे एजेंडे के रूप में शामिल भी कर रही हैं। और आप बता रहे हैं 200 ऐसे जिले हैं जहाँ पर हिंदुओं की आबादी खत्म हो चुकी है। बड़ा चौंकाने वाली बात आप कर रहे हैं। नहीं, उस पे और अगर ये जानकारी सरकार के पास है जी, जिस भी माध्यम से हो, आपको अगर मिल रही जानकारी, तो निश्चित रूप से सरकार, जिनके पास सारी एजेंसीज हैं, बड़ा नेटवर्क होता है, उन तक ये जानकारी निश्चित रूप से होगी। और अगर फिर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा तो इसकी वजह क्या है? देखिए, मेरी एक पीआईएल चल रही है माइनॉरिटी के ऊपर। मैंने इस माइनॉरिटी कमीशन और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री और माइनॉरिटी के नाम पे जो नियम कानून चल रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे स्कूल कॉलेज चल रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे जो लोन वजीफ़ा चल रहा है, माइनॉरिटी के आधार पे जो है जो दुनिया भर की चल रही है, मकान, दुकान, खेत खलिहान सब दिया जा रहा है माइनॉरिटी के नाम पे, उसको हमने चैलेंज किया हुआ है। क्योंकि भारत में माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है और माइनॉरिटी के नाम पे सब कुछ चल रहा है। माइनॉरिटी के नाम पे केंद्र सरकार भी पैसे खर्च कर रही है, राज्य सरकारें भी पैसे खर्च कर रही हैं। माइनॉरिटी कौन है, न भारत के संविधान में लिखा, न भारत के किसी कानून में लिखा। तो जब मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, ये पीआईएल भी मेरी 2016 की पीआईएल है मेरी, तो उसमें मैंने पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में और मैंने कहा कि भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल, लद्दाख, करगिल, ऐसे लक्षद्वीप, ऐसे 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। तो
28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश टोटल हो गए 36। 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई, यानी 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई। भारत में कुल 800 जिले हैं, इसमें से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में कुल 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और भारत के बॉर्डर पे टोटल 300 तहसीलें हैं। मतलब आप पंजाब बॉर्डर आइए, हिमाचल बॉर्डर, उत्तराखंड बॉर्डर, फिर यूपी बॉर्डर, फिर असम बॉर्डर, बंगाल त्रिपुरा बॉर्डर, बंगाल बॉर्डर, गोवा बॉर्डर, महाराष्ट्र बॉर्डर, फिर आइए गुजरात बॉर्डर, फिर राजस्थान बॉर्डर। भारत का बॉर्डर किसी भी राज्य का हो, इवन गुजरात का भी बॉर्डर हो, इवन राजस्थान का बॉर्डर हो, चाहे वो राधनपुर वाला एरिया हो, 100% तहसीलों की डेमोग्राफी बदली है। और बॉर्डर के 15 से 20 किलोमीटर एरिया में इतने इलीगल स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं, इतने अवैध निर्माण हुए हैं, पूछिए नहीं। मैं धन्यवाद दूंगा वर्तमान सरकार को, माननीय गृह मंत्री जी ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हमको बॉर्डर का 15 किलोमीटर खाली करना है। मैं कह रहा हूं 15 किलोमीटर नहीं, आपको बॉर्डर का 50 किलोमीटर चेक करवाना पड़ेगा। डेमोग्राफी चेंज को लेकर के भी एक कमेटी बनाई है। मैं उसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं। डेमोग्राफी जो बदली है उस पर उन्होंने कमेटी बनाई है। लेकिन डेमोग्राफी में बदलाव का 5 कारण तो मैं ही आपको बता देता हूं। पहला कारण है डेमोग्राफी बदलने का घुसपैठ, जो मैंने कहा 5 करोड़ आ चुके हैं। घुसपैठी आ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारा कानून 1946 वाला फॉरेनर एक्ट चल रहा है, अभी जाके बदला गया, अभी तक वही चल रहा था। इतना सड़ा हुआ कानून, इतना घटिया कानून कि पता था, पाकिस्तानियों को भी पता, अफगानिस्तानियों को भी पता, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, कुकी, सबको पता है भारत का कानून घटिया है। 1946 वाला फॉरेनर एक्ट, घुस जाओ, कुछ नहीं होगा, यहाँ पहुंचने के बाद रोटी कपड़ा मकान मिलना शुरू हो जाएगा। घुसपैठिए बॉर्डर पे आते हैं, कुछ तो ऐसे ही आ जाते हैं, नदी क्रॉस करके आ जाते हैं, नाव के सहारे आ जाते हैं, और कुछ एक ऐसे भी हैं जहां अलग अलग ऐसे भी पॉइंट हैं जहां बाकायदा 2000 रुपए दे के अंदर किया जाता है। एक बीएसएफ का कमांड कहाँ के बता रहे हैं, ये बॉर्डर किस तरफ के हैं? ये अपने खास तौर पे जो बंगाल वाला बॉर्डर है, जो खाली पड़ा हुआ है, जहां आराम से आप इधर से उधर शिफ्ट हो सकते हैं, पैदल क्रॉस कर सकते हैं, आपको उसमें कोई बहुत कुछ करना ही नहीं है। मैं नॉर्थ ईस्ट गया था एक बार, मैंने मेघालय में देखा था, वहाँ पर भी जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर था वो बहुत ही असुरक्षित था। चंद जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह जो भी लगाई जाती हैं, बीएसएफ या जिनके भी अधीन वो क्षेत्र आता है, चंद उनके चौकी बनी थी और कुछ ही सुरक्षा कर्मी था। तो मतलब बड़ा आसानी से आप इधर से उधर कर सकते हैं। घुसपैठ का घुसपैठ का एक सबसे बड़ा कारण तो एक पूरा बॉर्डर खुला हुआ जी। दूसरा बड़ा कारण कि कुछ एक जगह पे जहाँ चेक पोस्ट भी, वहाँ करप्शन हो गया, 2-2 हजार रुपए दे के अंदर घुसपैठियों को लेना शुरू कर दिया। तीसरा, 2012 में उस समय की सरकार ने एक बांग्लादेश के साथ नॉन लीथल ट्रीटी कर लिया। नॉन लीथल ट्रीटी का मतलब क्या, हमारा जो बॉर्डर पे जो हमारा बीएसएफ का जवान है वो गोली नहीं चलाएगा, वो केवल हवाई फायर करेगा, रबर की बुलेट चलाएगा, डराएगा, धमकाएगा, लेकिन गोली नहीं चलाएगा। अच्छा। तो पहले जो गोली वाला खौफ था कि भारत में घुसेंगे क्या, अंदर एंट्री करेंगे क्या, पता गोली मार दी जाए, वो खौफ भी खत्म हो गया। तो 2012 में जो नॉन लीथल ट्रीटी हुई, उससे तो जबरदस्त इन्फ्लक्स हुआ है, जबरदस्त घुसपैठ हुई है। अभी उस ट्रीटी की क्या स्टेटस है? अभी उस ट्रीटी तो खत्म नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है इनफॉर्मल वे में ये सबको कह दिया गया है कि तुम्हें अपने जो करना है करो। अच्छा। हाँ, अभी टीटी खत्म नहीं हुई ऑफिशियली, लेकिन बीएसएफ को अधिकार दे दिया गया है कि जो करना है करो। कई चीजें ऐसी होती हैं, कई बार आपको ऑफिशियली नहीं कही जाती हैं, अनऑफिशियली चीजें हो जाती हैं। अंदर आने के बाद जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो है आधार एक्ट के कारण। आधार एक्ट में लिखा हुआ है सेक्शन 3 में कि कोई भी भारत में रहने वाला आधार बनवा सकता है। भारत में 2 कैटेगरी है, एक होती सिटीजन, एक होती पर्सन। जैसे हम लोग सिटीजन है, लेकिन कोई मान लीजिए 1 महीने का आया, 2 महीने के लिए आया, 3 महीने के लिए आया और भारत में रह रहा है, तो उसको पर्सन कहते हैं, जो टेम्परेरी लोग हैं। तो उस कानून में लिखा हुआ है कि केवल सिटीजन ही नहीं बल्कि पर्सन भी आधार बनवा सकता है, और उसी कानून का फायदा उठाया है पाकिस्तानियों ने, अफगानिस्तानियों ने, रोहिंग्या ने, बांग्लादेशियों ने, कुकियों ने। कुकी का नाम नहीं आता, बहुत बड़ी मात्रा में कुकी आ चुके हैं भारत के अंदर। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति अगर विदेश से यहाँ पर आता है, उसके पास वीजा है यहाँ का, तो वो आधार बनवा सकता है। आधार बनवा सकता है, केवल उसके लिए कंडीशन क्या दी, 182 दिन रहने की दी, कि जो 6 महीने रह गया है वो अपना आधार बनवा सकता है। तरीके से तो उसको यहाँ की पहचान मिल गई। यही हो रहा है कि तो घातक है, बहुत घातक है। और आधार बनवाने के लिए क्या चाहिए? आधार बनवाने के लिए आपको कोई पार्षद लिख के दे दे, प्रधान लिख के दे दे, या कोई लैंडलॉर्ड रेंट एग्रीमेंट बना के दे कि हमारे 6 महीने में रह रहे, या कोई गजटेड ऑफिसर लिख के दे दे कि हाँ ये 6 महीने में रह रहे हैं, 6 महीने से भारत में रह रहे हैं, आधार बन जाएगा। और आधार कहाँ बन रहा है? कोई तहसील में तो बन नहीं रहा है, पोस्ट ऑफिस में तो बन नहीं रहा, कॉमन सर्विस सेंटर पे बन रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर पे वो 2-2 हजार रुपए दे के जो बेरोजगार है उनको कॉमन सर्विस सेंटर दिया गया चलाने के लिए। अब भारत का आदमी अगर आधार बनवाएगा तो 100 रुपए देगा, क्योंकि उसका रेट 100 रुपए है। वो जो घुसपैठिए बनवाते हैं तो 2000 पकड़ा देते हैं। तो आंख बंद करके आधार बना, तो एक बार आधार बन गया तो सारी सुविधाएं उसके पास में आ गई। यहीं से शुरू हो रहा है।
2000 रुपए देकर आधार बनवाया, नगर निगम के दलाल को पकड़ते हैं 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे देता है, तहसील के दलाल को पकड़ते हैं 2000 रुपए में राशन कार्ड बना के दे देता है, जब 3 डॉक्यूमेंट होता है आरटी ऑफिस के दलाल को पकड़ते हैं, वो 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के दे देता है, और जब 4 डॉक्यूमेंट हो जाता है फिर चुनाव का माहौल आ जाता है, किसी नेता को पकड़ लेते हैं, कोई पार्षद प्रधान या जो पार्षद जो चुनाव लड़ना चाहता है, लड़वाना चाहता जो भी है, उसको पकड़ा, वोटर आईडी में नाम जुड़वा देता है, पासपोर्ट बन जाएगा। नहीं सर, 10 से 12,000 रुपए खर्च करते हैं ये पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, 4-5 कागज बनवा देते हैं। मैं अगर इसको समराइज करूं तो 10,000 रुपए दे करके भारत का नागरिक, कोई भी घुसपैठिया भारत देश का नागरिक बन सकता है। ये हो रहा है, यही हो रहा है। और उसके बाद फिर वो मुफ्त में मकान ले रहे हैं, मुफ्त में राशन ले रहे हैं, मुफ्त में लोन ले रहे हैं, उनके बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, मुफ्त में वजीफा मिल रहा है, तो सब कुछ मिल रहा है। केंद्र सरकार की हजारों करोड़ की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, राज्य सरकार की हजारों करोड़ का योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। भारत वाले के तो बेचारे 2-3 बच्चे होते हैं तो वो तो थैला लेके जाते हैं, 5-5 एक आदमी पे 5 किलो गेहूं मिलता है। अब भारत के जो लोग हैं उनके 6 आदमी 7 आदमी तो 30 किलो गेहूं मिलता है, 35 किलो मिलता है। घुसपैठिया जाता है, उपाध्याय जी ये सारी कमियां तो निश्चित रूप से सरकार की जानकारी में होंगी। घुसपैठिया जाता है पूरा ठेला लेके जाता है, क्योंकि उसके घर में 20-20 लोग हैं, उसका राशन कार्ड इतना लंबा होता है, पूरा एक पन्ने पे उसका नाम ही नहीं आता, 2-2 पन्ने पे उसका नाम रहता है, और जाता है वो रिक्शा और ठेले पे भर भर के 2-2 1.5 कुंटल 2-2 कुंटल वहां से गेहूं लेके आता है। तो ये हमारे लिए राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमने कानून बनाया है, ये भारतीय न्याय संहिता, ये 150 साल के बाद बनाई गई। इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए सेक्शन 111 है, लेकिन उस सेक्शन 111 में हमने इन्फिल्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए पुलिस धारा 111 लगा नहीं पाती, जबकि घुसपैठ ऑर्गेनाइज क्राइम है। घुसपैठ आतंकवाद से बड़ा खतरा है। आतंकवादी तो केवल यहाँ पे आते हैं 4 से 10 लोगों को मार के चले जाते हैं। आतंकवादी तो मैक्सिमम ये कितना करते हैं, साल भर में ज्यादा से ज्यादा 1000 लोगों को मार देते हैं मैक्सिमम। अब तो वो भी कम हो गया, बहुत घटनाएं कम हो चुकी हैं। घुसपैठिए तो पूरे भारत की डेमोग्राफी बदल रहे हैं। उनका तो अल्टीमेट सपना यहाँ गजवा हिंद करने का, अल्टीमेट उनका सपना भारत के ऊपर पूरा कब्जा करने का। 5000 घुसपैठिए गए थे, पर्शिया को ईरान बना दिया, जहां 90% पारसी रहते थे उस पर्शिया को उन्होंने ईरान बना दिया 5000 घुसपैठियों ने। यहाँ 5-5 करोड़ घुसपैठिए बैठे हुए। तो और हमने घुसपैठ को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया, ना हमने घुसपैठ को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर किया, ना हमने घुसपैठ को वेजिंग वॉर डिक्लेयर किया, ना हमने घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया। हमारे पास कानून है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में हमने कहीं लिखा ही नहीं है कि घुसपैठ हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। हमारे पास यूएपीए है, अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट है, लेकिन हमने उसमें लिखा ही नहीं है कि घुसपैठ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट है। तो जब तक कानून का खौफ नहीं होगा, जैसे इजराइल है, इजराइल में घुसपैठ करने की सजा आजीवन कारावास है और घुसपैठियों की मदद करने की सजा फांसी है। मतलब कोई विदेशी व्यक्ति इजराइल में अवैध घुसपैठ करे उसको सिंपल आजीवन कारावास मिलेगा, इतनी कड़ी सजा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर किसी इजराइल के नागरिक ने घुसपैठिए की मदद कर दिया, आधार बनवा दिया, राशन कार्ड बनवा दिया, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दिया, उसकी झुग्गी बनवा दिया, उसका बर्थ सर्टिफिकेट, उसको फांसी हो जाएगी। बार बार ये प्लान वे कह रहे हैं, आखिर प्लानिंग है क्या? प्लानिंग ये है कि लड़के ले लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, ये प्लानिंग है, जिसको कुछ लोग गजवा हिंद कहते हैं, कुछ लोग अलग अलग कुछ कहते हैं। लेकिन मैं तो लियाकत अली वाला नारा आपको बता रहा हूँ। लियाकत अली ने कहा था हंस के लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, ये उसी का है। और उसमें अलग अलग है, तबलीगी जमात है, दुनिया की, आप सोचिए ना, दुनिया की सबसे बड़ी जो जमात है उसका हेडक्वार्टर हमारे यहाँ, 100 साल पुरानी, जिसकी 1926 में स्थापना हुई थी, वो भी अपना 100 साल का स्थापना दिवस मना रहे हैं। आरएसएस की स्थापना से ठीक 1 साल बाद 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई और उसके ठीक अगले साल तबलीगी जमात की स्थापना हुई। आरएसएस भारत में काम करता है, तबलीगी जमात 150 देशों में काम करता है। दुर्भाग्य देखिए, आरएसएस को बैन करने की कोशिश हुई भारत में, लेकिन तबलीगी जमात को आज तक बैन करने की कोशिश नहीं हुई। और तबलीगी जमात को इस्लामिक देशों ने बैन किया हुआ है। तबलीगी जमात से अरब घबराया हुआ है, तबलीगी जमात से दुबई घबराया हुआ है। क्या है ये तबलीगी जमात? तबलीगी जमात से जो है आपका कुवैत घबराया हुआ है, रूस ने बैन किया हुआ है। अगर आप गूगल करके देखिए बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड, अगर आप गूगल करेंगे तो नाम आ जाएगा। समझाइए हमको उपाध्याय जी, तबलीगी जमात क्या है, उनका क्या मंशा रहती है, किस तरह से काम करता है? तबलीगी जमात बहुत ही साइलेंट वे में काम करता है, कोई एग्रेसिवली काम नहीं करता, कोई बहुत ऐसे नहीं कि तलवार लेके निकलवाना और मार धाड़ करना, ये काम नहीं करता। बहुत साइलेंटली काम करता है। पहले धीरे से उसके लोग वहाँ पहुँचेंगे, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड। जैसे आरएसएस में प्रचारक का सिस्टम है, ऐसे तबलीगी जमात में प्रचारक का सिस्टम है। आरएसएस में बस इतना है कि लोग परिवार छोड़ देते हैं, शादी विवाह नहीं करते। यहाँ तबलीगी जमात के जो प्रचारक हैं वो 4-4 शादी भी करते हैं।
आरएसएस में फुल टाइम प्रचारक होते हैं, तबलीगी जमात में थोड़ा 4 दिन के प्रचारक, 4 सप्ताह के प्रचारक, 4 महीने के प्रचारक, फिर 4 वर्ष के प्रचारक, ऐसे अलग अलग उसकी कैटेगरी है कि आपको अपने जीवन में करना है। ये पूरे देश में अगर आप जो चेंजेस देख रहे हैं कि जहाँ के लोग वहाँ की लोकल वेशभूषा पहनते थे, लेकिन अब वो वेशभूषा नहीं पहनते, अब वो विदेशी टोपी लगाते हैं, विदेशी स्टाइल में पैजामा पहनते हैं, विदेशी स्टाइल में कुर्ता पहनते हैं, तो वो ये तबलीगी जमात का असर है। आपने देखा होगा गुजरात वगैरह के एरिया में, इवन यूपी वगैरह में, पूर्वांचल वगैरह में लोग वहीं की लोकल जो कपड़ा होता वही पहनते थे, उसी स्टाइल में रहते थे, दाढ़ी नहीं रखते थे, मूंछ रखते थे, जैसे अपना रहते थे लोग। लेकिन अब वो चेंज आ रहा है। पहले बहुत सारे एरियाज़ में महिलाएं जो वहाँ का वेशभूषा साड़ी होती थी, साड़ी पहनती थी, पंजाब में, हरियाणा पंजाब में बाकायदा जो सूट पहना जाता सूट पहनती थी, लेकिन अब वहाँ बड़े बड़े बुरके आ गए, और बुरके में भी और भी बड़े बड़े बुरके आ गए, इस तरीके का। तो ये जो साइलेंटली चला है, ये सब तबलीगी जमात का असर है। मतलब ये माने है कि तबलीगी जमात के एजेंडा में धार्मिक कट्टरपंथी सोच जो है, हाँ, उसको इम्प्लीमेंट कराना है। एक और मैं नई चीज़ बताता हूँ आपको कि जैसे आप किसी स्कूल कॉलेज में जाएंगे तो जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो हिजाब के साथ आती हैं, अपनी पहचान के साथ आती हैं, लड़के पहचान के साथ नहीं आते। ये तबलीगी जमात का असर है। लड़कियां पहचान के साथ रहेंगी तो अलग उनकी आइडेंटिटी है, ठीक है, लेकिन लड़के बाकायदा बिना पहचान वाले आएंगे। वो बाहर अपनी जो कुछ करना है करेंगे, लेकिन कॉलेज में बिना पहचान के आएंगे। मतलब वो टोपी लगाना या दाढ़ी रख करके आना, वो नहीं आएंगे। जिससे कि आराम से मिक्स हो सके, आराम से दोस्ती कर सके, फ्रेंडशिप कर सके, और फ्रेंडशिप के बाद फिर आगे वाला जो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा अपना कन्वर्जन का, इसका उसका, वो सब कार्यक्रम। तो ये तबलीगी जमात का असर है। दुर्भाग्य देखिए, इस देश में तबलीगी जमात के ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है। अभी एक कोरोना के टाइम में चर्चा हुई थी, बस कोरोना को थूकने के लिए चर्चा हुई, बाकी वो काम क्या कर रहा है उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। क्या है उसके पीछे, क्या सोच क्या है, वो चाहता क्या है, उसका तो ओपन एजेंडा है पूरी दुनिया को इस्लामिक वर्ड बनाना, पूरी दुनिया में इस्लाम कायम करना, बाकी सबको खत्म करना ग्रेजुअली, ये उसका एजेंडा है। जबकि उसके बाद भी इस पर चर्चा नहीं हो रही। आपने बताया कि कई मुस्लिम राष्ट्रों में तबलीगी जमात को बैन किया गया है, तो मुस्लिम राष्ट्र क्या ऐसा नहीं चाहते कि पूरी दुनिया में इस्लाम का राज हो? नहीं, उनके यहाँ बैन अगर हुआ है तो कुछ और भी वजह हो सकती है उसमें। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, अगर दुबई रेडिकलाइज, दुबई में अगर ये सोच होती तो दुबई डेवलप नहीं होता। दुबई ने समझ लिया कि क्या करने पे हम डेवलप हो जाएंगे, तो उन्होंने वो किया। उन्होंने अपना साइंस को डेवलप किया, चीज़ों को डेवलप किया, तो आज दुबई वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर बन चुका। लोग वहाँ ऑफिस खोल रहे हैं, कंपनियाँ खोल रहे हैं, भारत के लोग वहाँ फ्लैट खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं। तो दुबई ने, अरब ने, इन लोगों ने रेडिकलाइजेशन के ऊपर नहीं रखा, इसीलिए उन्होंने इनसे दूर रखा कि भैया तुम अपनी दुकान कहीं और चलाओ, हमारे यहाँ मत आओ। हमने अपने यहाँ इसको देखा ही नहीं, कभी चर्चा नहीं हुई कि क्या कारण है कि वेशभूषा बदलती जा रही है। जहाँ लोकल लोग त्योहारों में आते जाते थे, क्यों त्योहारों में आना बंद कर दिया? पहले होली होती थी, मान लीजिए एक गांव में 100 घर हैं और 5 घर मान लीजिए गैर हिंदू हैं, तो वो भी उस होली में शामिल होते थे। अब होली में शामिल नहीं होते, अब दीपावली में शामिल नहीं होते, शादी विवाह में शामिल नहीं होते। तो वो क्या है, वो क्यों नहीं हो रहे हैं? पहले कीर्तन उर्तन होता था, उसमें आते थे। हमारे गांव में तो कीर्तन होता था, ढोलक बजाने वाले, हारमोनियम बजाने वाले वही थे, आते थे, बाकायदा रामायण करते थे। अपना ये जो 24 घंटे का कीर्तन होता है, जिस सामाजिक ताना बाना की आप जो बात कर रहे हैं, हाँ, मैं भी अपना अनुभव साझा करना चाहूँगा कि जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते तो घर के बाहर फ़कीर आते थे, हाँ, और फ़कीर केवल आटा हम उनको एक कटोरी में देते थे जा करके, और हमारे घर से वो चाकू लेते थे, चाकू में कुछ फूंक मारते थे और देहरी पर कुछ निशान बना करके घर को जो है सुरक्षित करने का काम करते थे। इसके अलावा मस्जिद के बाहर घर की महिलाएं जिनके बच्चों को नज़र लग जाती थी तो जाते थे कि मौलवी साहब जब निकल के आएंगे नमाज पढ़ाने के बाद में, तो फूंक मारते थे कुछ अपना पढ़ करके और बच्चे ठीक हो जाते थे। जैसा आप बता रहे हैं कि मुस्लिम परिवार जाते थे, तमाम धार्मिक आयोजनों में हिंदुओं के शामिल होते थे, तो ये एक अच्छा ताना बाना हुआ करता था। अब वो दिखता नहीं है। हाँ, क्या वजह है? हम लोगों के यहाँ होली होती थी, सब आते थे, फगुआ गाते थे, उसमें फगुआ गाया जाता है, बाकायदा फगुआ गाते थे। दीपावली पे आना जाना होता था, मिलना जुलना होता था। नवरात्रे में रामलीला होती थी, उसमें तो पाठ भी किया करते थे। बिल्कुल करते थे, आज भी करते थे। हनुमान जी का पाठ करते थे, इसका पाठ कर, सब कुछ करते थे। ये जो रेडिकलाइजेशन फैला है, इसका मूल कारण है तबलीगी जमात। बाकी और भी हैं, लेकिन मतलब पेड़ है तबलीगी जमात। बाकी और जो संगठन आपको दिख रहे हैं, PFI, सिमी, ये उसकी ब्रांचेज हैं, ये उसके छोटी छोटी टहनियाँ हैं, छोटे छोटे उसके ब्रांच हैं। मेन तना वही है और उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। अगर आप, मैं तो कह रहा हूँ, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में हुआ ना एक आयुष मलिक कांड बड़ा शामली में हुआ है,
बड़ा फेमस हुआ। मैं कह रहा हूँ आप आयुष मलिक का नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट करके पूछिए उससे पूरी सच्चाई, अंत में आपको पीछे उसके पीछे कहीं न कहीं तबलीगी जमात निकलेगा। जो बड़े पैमाने पे ये कन्वर्जन हो रहा है उसमें बहुत बड़ा कारण है तबलीगी जमात का। तो भारत की जो डेमोग्राफी बदल रही है, जो बात फिर वहीं आ गई कि 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई, 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई, 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई भारत के बॉर्डर की। उसका बड़ा कारण है लफ्ज़-ए-हाथ। मेरी पिटीशन है, भारत में 5 लाख बहन बेटियां साल में गायब होती हैं, उसमें से 1.5 लाख वापस मिल जाती हैं। पुलिस के प्रयास से, इसके प्रयास से, उसके प्रयास से 3.5 लाख नहीं मिल रही हैं। 3.5 लाख का मतलब साल में 365 दिन होते हैं, और 3.5 लाख नहीं मिलने का मतलब ऑन एन एवरेज 1000 बेटियां पर डे लफ्ज़-ए-हाथ का शिकार हो रही हैं। प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है, और ये धर्मांतरण केवल एक मजहब में नहीं जा रहा है, ये दोनों में जा रहा है। क्रिश्चियनिटी में भी हो रहा है, इस्लाम में भी हो रहा है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा जोशुआ प्रोजेक्ट चल रहा है, जहाँ पे प्लान्ड मतलब एक पूरा टारगेट रखा हुआ है कि हमको किस राज्य में प्रतिदिन कितना करना है। जोशुआ प्रोजेक्ट को थोड़ा सा और समझाइए, क्या कन्वर्जन का कौन सा प्रकार है? जोशुआ प्रोजेक्ट ये क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा शुरू किया गया है। तो जैसे ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम हो जाए, ऐसे वो चाहते हैं पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी हो जाए। ले दे के उनका वही कॉन्सेप्ट है। दोनों में सिमिलरिटी भी है। जैसे कुरान कहती है कि यही एकमात्र पवित्र ग्रंथ है और एकमात्र हमारा रिलीजन ही पाक है, वैसे उनका कहना है कि बाइबिल एकमात्र पवित्र ग्रंथ है और हमारे जो जीसस हैं, जो हमारे गॉड है, वही एकमात्र गॉड है। दोनों में ये सिमिलरिटी भी है। और भारत में ही दोनों आराम से रह रहे हैं, नहीं तो पूरी दुनिया में एक दूसरे को मार काट रहे हैं। पूरी दुनिया में भारत के बाहर झगड़ा किसका है? क्रिश्चियन और मुस्लिम्स का आपस में झगड़ा है। जो जहां भारी है वो दूसरे को मार रहा है। भारत में लेकिन दोनों आराम से मिले हुए हैं। क्यों? क्योंकि भारत में एक दूसरे को कन्वर्ट नहीं करना, भारत में तीसरा है हिंदू है जिसको कन्वर्ट करना है। तो और इनके बीच में मतलब लड़ाई भी नहीं है, भैया ठीक है पूर्वोत्तर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, अब पंजाब हम कन्वर्ट करेंगे, यूपी तुम कन्वर्ट कर लो, तुम यहाँ वाला कन्वर्ट कर लो, हम यहाँ। तो दोनों बड़े प्लान्ड वे में, एक चर्च और मिशनरी स्कूल खोल के कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, दूसरा मदरसा खोल के कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अंग्रेजों ऐसे उदाहरण ही तो आते होंगे जहाँ पर क्रिश्चियन मुस्लिम बन गए या मुस्लिम क्रिश्चियन बन गए। बहुत कम है। लफ्ज़-ए-हाथ के केसेस में हुआ केरल में, जहाँ पे क्रिश्चियन लड़कियों को ट्रैप किया गया, और लफ्ज़-ए-हाथ शब्द वहीं केरल से ही आया। अच्छा। हाँ, ये केरल से शब्द आया वहीं पे। हालांकि बाकी इंग्लैंड वगैरह में, यूके वगैरह में, अमेरिका में इसको ग्रूमिंग गैंग कहते हैं, वहाँ पे अंग्रेजी में ये वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन जो लफ्ज़-ए-हाथ वर्ड आया, ये कोई इधर नॉर्थ इंडिया का वर्ड नहीं है, ये पहली बार वर्ड यूज़ हुआ है, केरल में वर्ड यूज़ हुआ, जब वहाँ पे क्रिश्चियन बेटियों को, क्रिश्चियन लड़कियों को मुस्लिम्स ट्रैप करके ले जा रहे थे। अलग ये जो केरला स्टोरी आई है बिल्कुल सच आई है, और मैं तो कहता हूँ इसमें कुछ नहीं दिखाया गया, इससे बड़े बड़े कांड हुए हैं। लेकिन आंकड़ों पर सवाल केरला स्टोरीज के लगते रहे हैं कि जो फिगर्स उसमें दिए जा रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ था, वैसा कुछ है नहीं। चंद कुछ ऐसे केसेस जरूर थे जहाँ पर ये बात सामने आई थी, लेकिन फिल्म में इसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया, एजेंडा बताया गया फिल्म। नहीं, केरला स्टोरी ने, अभी मैं आपको एक ऐसी घटना बता रहा हूँ जिसको केरला स्टोरी ने दिखाया नहीं। मैं तो कहूँगा केरला स्टोरी के जो अपने डायरेक्टर वगैरह हैं वो इस घटना पे एक बार संज्ञान ले। हाँ, वो चाहे तो एक बार वो जो है केरला स्टोरी 2 आ गई, शायद केरला स्टोरी 3 बना ले। मैं तो कहता हूँ केरला स्टोरी 3 बना ले। मैं घटना बता रहा हूँ। बिहार, झारखंड, असम, बंगाल और उड़ीसा, इन 5 राज्यों से गरीबों के बच्चे गायब होते थे। खासतौर पे जो लेबर का काम करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, इनके बच्चे गायब हो जाते थे। ट्राइबल्स, आदिवासियों के बच्चे गायब होते थे। बेचारे वो गरीब रोएं गाएं, पुलिस को शिकायत करें, ये करें, और ऐसे होते ऐसे करते करते ना लगभग 75,000 बच्चे गायब हो गए। अच्छा। इन 5 राज्यों के। कितने दिन में? लगभग 4 साल में। ठीक है। और ये 75,000 बच्चे को कोई वो कुछ मिल नहीं रहा था। लिंग बच्चों में बेटी बेटियां दोनों हैं? दोनों अच्छा। बच्चे का मतलब लड़का भी लड़की भी। और बाद में ये सारे बच्चे किडनैप करके पहुंचा दिए गए केरल। केरल में वहाँ पे एक डॉक्टर, एक वकील है, हमारे जानने वाले भी हैं, उनको ये खबर लगी कि ये बच्चे ना, ये केरल के तो नहीं, इनकी भाषा भी अलग है, इनका टोन भी अलग है, इनका कलर भी अलग है। फिर वहाँ PIL फाइल हुई। अच्छा। और PIL के बाद CBI जांच का ऑर्डर हुआ। CBI जांच में पता चला कि ये जितने बच्चे इन 5 राज्यों से किडनैप किए गए थे, ये तो कन्वर्ट करने के लिए किडनैप किए गए थे। सबका नाम बदला जा चुका था, बच्चों की पहचान बदली जा चुकी थी, उनका खतना उतना भी हो गया था, सब कुछ हो गया था। जब हाई कोर्ट ने उस समय जस्टिस अशोक भूषण, जो राम मंदिर वाले जजमेंट में थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज बने, जब उन्होंने CBI जांच का ऑर्डर किया तो केरल के संगठन सुप्रीम कोर्ट भाग के आए कि CBI जांच नहीं होनी चाहिए। अच्छा, केरल संगठन छोड़िए, वहां की उस समय की सरकार भी भाग के आई, केरल की सरकार, कि CBI जांच मत कराइए, हम पुलिस से जांच करा देंगे।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे नहीं किया और मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी तक हुआ ही नहीं है। सीबीआई उसकी अपनी जांच फाइनल क्या हुआ आउटकम मुझे नहीं पता कि सीबीआई ने कितने लोग उसमें किया है, लेकिन ये जांच हुई है। तो मैं ये कह रहा था कि भारत में केवल साम दाम दंड भेद द्वारा ही धर्मांतरण नहीं होता, भारत में किडनैप करके भी धर्मांतरण किया जाता है। तो ये जो पूरे देश में जो बच्चे किडनैप किए जाते हैं उसके ज्यादातर बच्चे कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। वैसे बच्चों को किडनैप करके भीख भी मंगाया जाता है, भीख मंगवाते हैं, उनका एक आध उनकी उंगली काट देंगे, उनका ये हाथ ऐसा कुछ काट विकलांग करके थोड़ा सा वो भीख मंगवाते हैं, लेकिन कन्वर्ट भी किया जाता है। तो जो डेमोग्राफी बदल रही है लफ्ज जिहाद के कारण, डेमोग्राफी बदल रही है धर्मांतरण के कारण, मैंने कहा ना 1500 परिवार पर डे कन्वर्ट हो रहे हैं। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो यानी प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। एक दिन में 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण प्रतिदिन। मतलब वो किन, या तो क्रिश्चियंस हो रहे हैं या मुस्लिम हो रहे हैं। अच्छा, ये फिगर मैं आपको बताऊं, 1500 परिवार जी। एक परिवार में एवरेज हिंदू परिवार में कितने लोग होते हैं? 7 आदमी, 7 आदमी। जिस उसको किया जाता है उसमें 6 से 7 लोग होते हैं, जहां पे खासतौर पे आदिवासी परिवार, दलित परिवार जिसको कन्वर्ट किया जा रहा है। तो एक प्रतिदिन 1500 परिवार, ऑन एन एवरेज एक आदमी में 7 परिवार, तो प्रतिदिन 10,000 हो गया, और प्रतिदिन 10,000 का मतलब साल में 40 लाख हो गया। अब पंजाब में पूरा कन्वर्जन होता चला जा रहा है, आपको ऑफिशियली नहीं दिख रहा है, वो अगली जनगणना होगी तब पता चलेगा। हालांकि क्रिश्चियन कन्वर्जन में क्या होता था, कन्वर्ट भी हो जाते हैं और वो अपने आप को SC ST दिखाते भी रहते हैं, जिससे यहाँ का लाभ मिलता रहे, नाम वाम भी नहीं बदलते, बस कन्वर्ट हो जाते हैं। जिस अगली जनगणना में आप देखना तमिलनाडु के जो आंकड़े आएंगे, चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे, किस तरीके से वहाँ क्रिश्चियन कन्वर्जन हुआ है। तो इस्लामिक कन्वर्जन हमें दिखाई पड़ जाता है, क्रिश्चियन कन्वर्जन दिखता नहीं है। आप कानून के जानकार हैं, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि जो धर्मांतरण कानून लाया गया है उसको मैंने देखा उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, उसके तहत कई एक्शंस भी लिए जा रहे हैं, इसका कुछ इम्पैक्ट है? धर्मांतरण रुक रहा है इस कानून से? ये मतलब पर्याप्त है? मैं ये कहूँगा कि रुक नहीं रहा है और पर्याप्त भी नहीं है, लेकिन पहले से स्थिति अच्छी है। उसका मैं कारण आपको बताता हूँ। धर्मांतरण आतंकवाद से बड़ा खतरा है, तो धर्मांतरण के लिए कानून भी आतंकवाद से ज़्यादा खतरनाक होना चाहिए। आप कहेंगे धर्मांतरण आतंकवाद से बड़ा खतरा कैसे है? ऑपरेशन सिंदूर हुआ था जी, किस लिए हुआ था? 26 लोगों को मारा था। इफेक्टिवली क्या हुआ? 26 हिंदू कम हो गए, 26 परिवार तो नहीं कम हुए ना, 26 बहन बेटियां तो नहीं कम हुई ना, केवल 26 लोग कम हो गए। उससे निपटने के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने लगभग 25-26 हजार करोड़ का बम बारूद मिसाइल भी यूज किया, करना भी चाहिए, सबक सिखाने के लिए जरूरी भी है। आतंकवाद से निपटने के लिए हमारे पास एयरफोर्स है, आर्मी, नेवी है, पुलिस है, BSF है, सब कुछ बड़ा ताना बना। लगभग आतंकवाद मतलब आतंकवादियों से या बाकी अपराधियों से सुरक्षा के लिए हम लगभग साल में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं, डिफेंस बजट और ये सब मिला के। अब अगर वो जो आतंकवादियों ने 26 लोगों को मारा, उसको मारने की बजाय 26 लोगों को बहला के, फुसला के, काला जादू दिखा के, अंधविश्वास के कन्वर्ट कर दिया जाता, तब क्या होता? केवल 26 लोग कम नहीं होते, 26 परिवार कम हो जाते, और 26 परिवार कम नहीं होते, हिंदुओं के नए 26 दुश्मन खड़ तैयार हो जाते, क्योंकि हिंदू कन्वर्ट होते वो हिंदुओं का दुश्मन हो जाता है। भारत में जो खतरा है वो हमें कोई अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन के लोगों से नहीं है। भारत में जो खतरा है हमें एक्स हिंदुओं से, जो एक्स हिंदू हैं। बुरहान वानी कौन था? एक्स हिंदू। अफजल गुरु कौन था? एक्स हिंदू। जो जिन्होंने पार्लियामेंट पर अटैक किया कौन थे? एक्स हिंदू। जिन्होंने कन्हैयालाल को मारा कौन थे? एक्स हिंदू। कमलेश तिवारी को मारने वाले कौन थे? एक्स हिंदू। तो इस लिहाज से तो अगर देखा जाए तो जो कन्वर्जन भारत में हुआ है मुगल काल में, हाँ, तो वो ज्यादातर लोग अभी भी जो मौजूद है वो एक्स हिंदू ही तो कहेंगे। नहीं, वो एक्स हिंदू ही है। भारत में मुस्लिम हैं कहाँ? भारत में या तो हिंदू है या तो एक्स हिंदू है। जो क्रिश्चियन है वो भी एक्स हिंदू है। जो ये ज्यादा खतरनाक कैसे आप बता रहे हैं? हाँ, खतरनाक ऐसे हुआ कि एक तरफ आतंकवादियों ने 26 लोगों को मारा तो 26 लोग कम हुए, 26 व्यक्ति कम हुए, 26 परिवार कम नहीं हुए। वहीं अगर जब प्रतिदिन 1500 परिवारों को कन्वर्ट किया जा रहा है, एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए, तो प्रतिदिन 10,000 हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं। तो प्रतिदिन 10,000 हिंदू कम होने का मतलब साल में 40 लाख हिंदू कम हो रहे हैं। मैं ये कह रहा था, आतंकवाद से साल में अधिकतम 1,000 हिंदू कम होते हैं।
आप धर्मांतरण से साल में 40 लाख हिंदू कम होते हैं, आतंकवाद से साल में 1000 हिंदू कम होते हैं, लब जिहाद से साल में 3.5 लाख बहन बेटियां कम होती हैं। इसलिए लब जिहाद और धर्मांतरण आतंकवाद से बड़ा खतरा है। हम दुर्भाग्यवश समस्या राष्ट्र की है, पूरे देश की है, और कानून राज्यों में है। समस्या अगर पूरे देश में हो तो उसके ऊपर कानून संसद में बनना चाहिए, राज्यों में नहीं बनना चाहिए। राज्यों में क्यों? अब इसका नुकसान कैसे है कि आपका नोएडा, गाजियाबाद यूपी में है, यूपी में एंटी कन्वर्जन लॉ है, लेकिन दिल्ली में एंटी कन्वर्जन लॉ नहीं है। तो इसका मतलब आप रोड क्रॉस कर जाओ, दिल्ली में जाके धर्मांतरण करा लो तो वहां तो अपराध ही नहीं माना जाएगा। आपने सड़क के इस तरफ मयूर विहार में धर्मांतरण कराया, कौशाम्बी, वैशाली, इंदिरापुरम में धर्मांतरण कराया तो आपको FIR हो जाएगी, क्योंकि आपने यूपी में धर्मांतरण कराया। और सड़क क्रॉस करके आप अक्षरधाम पहुंच गए तो आप वहां धर्मांतरण कराओगे तब तो FIR होगी नहीं, क्योंकि ये इतना बड़ा खतरा है जिसमें लाखों परिवार कन्वर्ट हो रहे हैं और पूरे देश में हो रहे हैं, तो ऐसे कानून राज्य भर के लिए क्यों बनाए जाते हैं? हाँ, ये कानून इसलिए मैं कहता हूं अब समय आ चुका है कि भारत में इसके ऊपर संसद में चर्चा होनी चाहिए। और जिस धर्मांतरण को रोकने के लिए हमारे गुरु तेग बहादुर जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिस धर्मांतरण को रोकने के लिए अपने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वो धर्मांतरण रुकना ही चाहिए। अभी रुका नहीं है, और रुकने का एक ही तरीका है, भय बिन होए न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। आपको कुछ नहीं करना है, भारतीय न्याय संहिता में एक चैप्टर जोड़िए, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। धर्मांतरण, लब जिहाद धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए, जिससे पुलिस NSA लगाना शुरू करे। लब जिहाद धर्मांतरण को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करिए, जिससे पुलिस UAPA लगाना शुरू कर दे। लब जिहाद धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करिए, जिससे कि सेक्शन 111 लगना शुरू हो जाए BNS का। लब जिहाद धर्मांतरण को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करिए, जिससे पुलिस सेक्शन 113 लगाना शुरू करे। लब जिहाद धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करिए, जिससे सेक्शन 147 BNS का लगना शुरू हो जाए। लब जिहाद धर्मांतरण को राष्ट्र की संप्रभुता के लिए खतरा घोषित करिए, जिससे सेक्शन 152 इसका लगना शुरू हो जाए। मैं कहता हूं 90% लब जिहाद, 90% धर्मांतरण 1 साल के अंदर रुक जाएगा। जिस दिन यहां पे लब जिहाद करने वालों और उनके मददगारों, धर्मांतरण कराने वालों और उनके मददगारों की प्रॉपर्टी जब्त होना शुरू हो जाएगी, उनकी सिटीजनशिप खत्म होना शुरू हो जाएगी और आजीवन कारावास की सजा दे देंगे। हमने 1955 वाला जो सिटीजनशिप एक्ट, उसको आज तक बदला ही नहीं। लाखों लोगों को सिटीजनशिप मिल चुकी है, लीगल इलीगल तरीके से। सारे घुसपैठिए भारत के नागरिक बनते चले जा रहे हैं, लेकिन सिटीजनशिप किस किस कंडीशन में हमें सिटीजनशिप वापस लेना है वो हमने वो व्यवस्था ही नहीं किया। मेरा मानना है जो लोग लब जिहाद में शामिल हैं, जो लोग धर्मांतरण में शामिल हैं, इनकी सिटीजनशिप खत्म होनी चाहिए। जब ये व्यवस्था होगी तब जाके रुके। निश्चित रूप से सख्त कानून जो होता है वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को रोकने में बड़ा कामयाब साबित होता है। आप तो कानून के जानकार भी हैं, और मेरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि जैसा आप कह रहे हैं कि राष्ट्रव्यापी कानून बनना चाहिए धर्मांतरण को लेकर के या लव जिहाद को लेकर, मतलब किसी भी तरह कन्वर्जन को लेकर के। दूसरे देशों में क्या व्यवस्था है इस तरह के कानून को लेकर के? अगर वहाँ कोई कन्वर्जन करता है या किसी का धर्मांतरण कराता है तो उसमें क्या, किस तरह के कानून है वहाँ, क्या एक्टिविटीज़? देखिए, जैसे चीन है, लब जिहाद धर्मांतरण नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। सिंगापुर में बिल्कुल नहीं होता, आपके दुबई में नहीं होता। मतलब होता नहीं है या वो उस तरह का कानून नहीं है? हाँ, वहाँ पहली बात करने की हिम्मत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ वो उन्होंने एक कानून बना रखा अनलॉफुल एक्टिविटी। ये लब जिहाद धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी माना जाता है, और उस अनलॉफुल एक्टिविटी में फांसी देने तक की व्यवस्था है। दूसरा, वहाँ उन देशों में लब जिहाद धर्मांतरण की, क्योंकि वहाँ सजा 6 महीने में हो जाती है, 4 महीने में हो जाती है। हमारे यहाँ तो 10, 15, 20 साल तक पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुकदमा चलेगा, फिर जो है आपके हाई कोर्ट मुकदमा चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट मुकदमा चलेगा। इस बीच में गवाहों को खरीद लेंगे, गवाहों को कुछ और सौदा कर लेंगे, गवाह मुकर जाएंगे। दूसरा, लब जिहाद के केसेस भारत में मुश्किल से 10% रिपोर्ट होते हैं, 90% रिपोर्ट ही नहीं होते। वो इसलिए भी शायद नहीं होते हैं कि उस कानून में भी ये व्यवस्था है कि अगर किसी की सहमति से, मर्जी से किसी ने धर्मांतरण किया तो उस पर कोई रोक नहीं है। नहीं, और ज्यादातर मामलों में लोग यही कहते हैं कि नहीं, हमने तो सहमति से अपना धर्म परिवर्तन किया। मैं दूसरा कारण आपको बता रहा हूँ। मेरा भोपाल में कार्यक्रम था, वहाँ पे उस समय एक लड़का पकड़ा गया था, एक गैंग पकड़ा गया, लड़का नहीं गैंग, उसको मछली गैंग बोलते हैं। अच्छा। वो मछली गैंग पकड़ा गया, और एक लड़का वहां पकड़ा गया जिसके मोबाइल में 53 लड़कियों को उसने ट्रैप किया था। उसके मोबाइल में 53 लड़कियों की फोटो थी। पुलिस कहती रही FIR करो, FIR करो, कोई भी पेरेंट्स, कोई भी लड़की FIR करने के लिए तैयार नहीं हुई। क्यों?
हमारा बदनामी के डर से। हाँ, बदनामी के डर से, क्योंकि अभी तो लफ्ज़ जिहाद हुआ है, अभी तो केवल माता पिता को पता है, 2-4 और भी क्लोज सगे संबंधियों को पता चला है, पूरी जनता को नहीं पता चला है। उनका कहना है जब हम मुकदमा दर्ज करा देंगे तो पुलिस बार बार घर आएगी पूछताछ करने, पुलिस बुलाएगी थाने बयान लेने के लिए, फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा बार बार बयान देने, और यहाँ तो अभी कोई कुछ नहीं पूछ रहा है, फिर डिफेंस लॉयर भगवान जाने और कितने सवाल पूछेगा। मतलब जितनी बेइज्जती अभी नहीं हुई है उससे ज़्यादा बेइज्जत तो खुले कोर्ट में कर देगा, फिर वो मीडिया में पूरा ट्रायल चलेगा। तो ये इससे बचने के लिए जो माता पिता हैं, वो जिनको पता है कि मेरी बेटी लव जिहाद का शिकार हो गई, वो भी FIR नहीं करते, वो चाहते हैं कैसे भी करके इसका वीडियो डिलीट हो जाए। मैंने वहाँ बात किया पुलिस के लोगों से, उन्होंने बोला कि भैया हम जितने पुलिस वालों से बात कर रहे हैं सब ये कह रहे हैं बस हमारा वीडियो डिलीट करवा दो इसके मोबाइल से, हमें इससे नहीं करना, हमें अपनी लड़की का घर बसाना है, उसको शादी विवाह करके हमें तो विदा करना है। तो इस देश में एक बड़ी दिक्कत, अजमेर में लव जिहाद कांड हुआ था, लगभग 1,500 बेटियों को ट्रैप किया गया था, और जब सजा आई है 40 साल के बाद सजा हुई है, इतने में तो वहाँ लड़कियाँ नानी बन गई, दादी बन गई। तो ये जो सड़ा हुआ सिस्टम है इसको बदलना पड़ेगा, तब लव जिहाद धर्मांतरण। वर्तमान व्यवस्था को बदले बिना, वर्तमान जुडिशियल सिस्टम को ठीक किए बिना, वर्तमान एविडेंस सिस्टम को ठीक किए बिना, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग को मैंडेटरी किए बिना, झूठी गवाही को मैंडेटरी सीरियस क्राइम घोषित किए बिना आप इसको ट्रैप नहीं कर सकते। ये होता क्यों नहीं है? 75 साल हो गए देश को आजाद हुए। देखिए अब तक ये समस्या पहले भी थी और आज बनी हुई है। ये हमारे लिए बहुत दुखद है कि जो हमारे देश में लगभग 5,000 सांसद विधायक हैं जिन्होंने संविधान की शपथ लिया है कि भारत को हम सुरक्षित देश बनाएंगे, वो इन विषयों पे बोल नहीं रहे हैं। ये सबसे दुखद है। लेकिन अब मैं आशा करता हूं कि कम से कम जनता इस पे जागृत होगी, बोलना शुरू करेगी। अदरवाइज कोई समस्या लाइलाज नहीं। मैं कह तो रहा हूँ, जब से उसने सिंगापुर ने कानून बनाया, सिंगापुर में नशे का नामो निशान नहीं है। अब इजराइल में घुसपैठ का नामो निशान नहीं है। हम जिन समस्याओं से परेशान हैं, इन समस्याओं से बहुत सारे देश पहले परेशान थे, लेकिन उन्होंने उस समस्या की गंभीरता को देखते हुए अपना सिस्टम बदल दिया। तो ये ना हमने लव जिहाद के ऊपर कठोर कानून बनाया, ना हमने धर्मांतरण पे कठोर कानून बनाया, ना हमने घुसपैठ पे कठोर कानून बनाया, ना हमने ड्रग कारोबार पे कठोर कानून बनाया, ना हमने जनसंख्या, बस सुबह से लेकर शाम तक तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही, नेहरूवाद, गांधीवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, साम्यवाद, वामपंथ, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, जो दुनिया भर की बकलोली, दुनिया भर की बकवास, जिससे आम जनता परेशान है, उससे कोई लेना देना नहीं। मतलब इस देश में घटिया कानूनों के कारण साल में 25 लाख लोगों की अकाल मौत होती है। 25 लाख, मैं आपको आंकड़े बताता हूँ। 25 लाख लोगों की साल में अकाल मौत हो रही है, और दुर्भाग्य देखिए इसके ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही, ना संसद में चर्चा हो रही, ना विधानसभा में चर्चा हो रही है। 25 लाख जो अकाल मौत हो रही है, इसमें से 10 लाख अकाल मौत तो केवल पोल्यूशन के कारण होता है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, विजुअल पोल्यूशन, लिटर पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, ये 10 तरीके के पोल्यूशन है। इससे साल में 10 लाख लोग, 1 करोड़ लोग बीमार होते हैं और 10 लाख लोग मर जाते हैं। प्रदूषण से साल में 10 लाख लोग, 1 करोड़ लोग बीमार होते हैं और 10 लाख लोग मर जाते हैं पोल्यूशन के कारण। केवल एयर पोल्यूशन नहीं है, 10 तरीके का पोल्यूशन जो आपको मैंने बताया। किसी रिपोर्ट में आता भी नहीं होगा। रिपोर्ट में आता नहीं, एक्सरे कराएंगे, आप लैब में टेस्ट कराएंगे तो प्रदूषण से हुई मौत का और ये जो 10 तरीके का पोल्यूशन है, इससे जानते हैं आप, नपुंसकता हो रही है, बाजपन हो रही है, किडनी फेल हो रही है, कैंसर हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, ठीक है, दुनिया भर की गांठें बन रही हैं, अनिद्रा की बीमारी हो रही है पोल्यूशन के कारण, एंजाइटी की बीमारी हो रही है, दुनिया भर की शारीरिक बीमारियां हो रही हैं, मानसिक बीमारियां हो रही हैं। इस पोल्यूशन के ऊपर चर्चा नहीं हो रही। इस पोल्यूशन का मूल कारण है घटिया कानून, भ्रष्टाचार और जनसंख्या विस्फोट। इस पर चर्चा नहीं हो रही है। साल में 2 लाख लोगों की अकाल मौत होती है भ्रष्टाचार कारण। ये जो थाने का भ्रष्टाचार, तहसील का भ्रष्टाचार, नगर निगम का भ्रष्टाचार, लेखपाल का भ्रष्टाचार, पटवारी का भ्रष्टाचार, कानूनगो का भ्रष्टाचार, पेशकार का भ्रष्टाचार, रजिस्ट्रार का भ्रष्टाचार, तहसीलदार का भ्रष्टाचार, हवलदार का भ्रष्टाचार, थानेदार का भ्रष्टाचार। 2 लाख लोगों की अकाल मौत, आत्महत्या कर लेते हैं साल में। इनसे फ्रस्ट्रेट होके, परेशान होके, कई बार तो जाते जाते रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं। सब कुछ हो रहा है। मैंने कई बार देखा है कि बड़े बड़े हाईवे पर ट्रक खड़े रहते हैं और कई एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो पीछे से आकर के अचानक उनसे अरे कह तो रहा हूँ, ट्रकों को हाईवे पर खड़ा करने पर रोक है।
वो इसलिए भी हो जाता है कि वो बेचारा मुकदमे से वो जौनपुर जिले में एक मुकदमा चल रहा है, उसको 400 तारीख मिल चुकी है। 1985 से मुकदमा चल रहा है 10 बीघे जमीन का, 10 बीघे जमीन का, और 400 तारीख मिल चुके, अभी तक न्याय नहीं मिला। और अभी वो जौनपुर में मुकदमा अभी चकबंदी अधिकारी का है, जो सबसे नीचे का पायदान होता है। अभी अगर चकबंदी अधिकारी के डिसाइड हो जाए तो एसओसी के यहाँ अपील होगी, एसओसी डिसाइड करेगा, फिर डीडीसी के यहाँ अपील होगी, डीडीसी डिसाइड करेगा, फिर वो क्या कहते हैं चकबंदी कमिश्नर के यहाँ अपील होगी, चकबंदी कमिश्नर के यहाँ डिसाइड होगा, फिर हाई कोर्ट में अपील होगी, हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट अपील होगी। पूरी सीढ़ी बनी हुई है। और जमीन भी किसकी? भगवान शंकर जी की 10 बीघे जमीन, शंकर जी के मंदिर की 10 बीघे की जमीन पे एक आदमी की एक कह रहा मेरी वसीयत असली, दूसरा कह रहा मेरी वसीयत असली। 40 साल में यह नहीं तय हो पाया कि रघुवीर मिश्रा 31 मार्च को मरे कि 2 अप्रैल को मरे। रघुवीर मिश्रा की कौन सी वसीयत असली है, कौन सी वसीयत नकली है? अगर झूठ बोलना गंभीर अपराध होता, झूठे एफिडेविट फाइल करने पे, झूठी वसीयत बनवाने पे 10-20 साल की सजा का कानून होता, तो ये बनता ही नहीं, लेकिन नहीं हो रहा है। साल में 2 लाख लोगों की अकाल मौत होती है फर्जी शिकायत और तारीख पे तारीख के कारण। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में श्रीवास्तव परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर लिया। पैसे का लेन देन चल रहा था, उसके ऊपर SC/ST केस लगा दिया, फर्जी SC/ST केस लगा दिया। हरियाणा के रेवाड़ी में यादव ने आत्महत्या कर लिया, जमीन का झगड़ा चल रहा था और SC/ST केस लगा दिया। और कैसे कैसे फर्जी केस लग रहे हैं? किराएदार ने बोला एक काम करो, 1 साल बीत गया भैया, थोड़ा किराया बढ़ा दो, उसके ऊपर छेड़छाड़ का केस लगा दिया। एक आदमी बोला भैया मकान खाली कर दो, अब हमारे बच्चे आ चुके हैं, हमारा परिवार बढ़ गया, अब हमें खाली कर दो, बलात्कार का केस लगवा दिया। एक आदमी ने चल रहा था कोई और विवाद और फर्जी SC/ST केस। अभी मेरे पास एक लेटेस्ट केस आया फर्रुखाबाद से, वो अपनी जमीन 3 लोगों को बेच चुका है, चौथे आदमी को फिर बेच दिया, और चौथे आदमी बेच आकर उन्हें घर बनवाना शुरू किया, उसके ऊपर फर्जी SC/ST केस, मामला कोर्ट में भी। मतलब देश में सही कानून बनाने से लेकर कानून का सही से पालन कराने तक पूरी समस्या नहीं। और कानून कितना सड़ा हुआ कि फर्जी केस कराने पे 50,000 रुपए और मिल रहा है, तो धंधा हो गया ना ये। तो मुआवजा मिल रहा है। अरे भैया पहले केस पूरा डिसाइड हो जाने दो। और अगर आपने कानून बनाया तो ये भी तो बनाओ कि अगर आपका केस फर्जी हुआ, शिकायत फर्जी हुई, तो उतना ही सजा आपको मिलेगी। वो तो हमने व्यवस्था किया नहीं। लोग जो है लव मैरिज कर रहे हैं, और जब तक मैरिज के पहले तो खूब लव रहता है, खूब घूमते टहलते हैं, अपना बढ़िया चाय कॉफी चल रही है, सब बढ़िया चल रही है। शादी होते जिम्मेदारी आ गई। शादी होने के बाद तो भैया आपको थोड़ा सुबह टाइम पे उठना भी पड़ेगा, आपको खाना भी बनाना पड़ेगा, चद्दर उद्दर भी धुलना पड़ेगा, कपड़ा उपड़ा भी सब करना पड़ेगा। हाँ, और जैसे ही जिम्मेदारी आई, लव खत्म, मैरिज बची फिर। और जब मैरिज बची उसके बाद तो लो बाप रे बाप, सास ससुर ने भी दहेज मांगा, नंद नंदोई ने भी दहेज मांगा, मौसा मौसी ने दहेज मांगा, फूफा फूआ ने दहेज मांगा, देवर देवरानी ने दहेज मांगा, जेठ जेठानी ने दहेज मांगा। सड़ा हुआ कानून बना रखा है। हम कानून का इतना दुरुपयोग हो रहा है। ये जो पूरा आपका 5 करोड़ केस चल रहे हैं ना, ये सारे सही केस नहीं है। अगर कानून बदल जाए तो मैं कह रहा हूं, ना आपको कोर्ट बढ़ाने की जरूरत, ना आपको जज की संख्या बढ़ाने की जरूरत, और सारे मुकदमों का फैसला साल भर के अंदर हो सकता है। तो आप तो PIL मैन के तौर पे जाने जाते हैं। इस तरह की जो अशुद्धियां हैं कानूनों में, इसको लेकर के PIL वगैरह नहीं करते? हाँ, कर दिया ना मैंने, फॉल्स केस के ऊपर कर दिया। मैंने फॉल्स केस के ऊपर PIL फाइल किया हुआ है, मामला कोर्ट में चल रहा है। जुलाई में फिर से इसके ऊपर सुनवाई होगी। ये जब सुसाइड हुआ था यहाँ पे फतेहपुर में, जब श्रीवास्तव परिवार ने आत्महत्या की, उसके बाद ही मैंने PIL फाइल किया कि भैया इसको SC/ST का दुरुपयोग हुआ था, उस तभी मैंने किया। तो इस तरीके से लोग, मतलब 5 करोड़ केसेस के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में आप 6 आदमी मान के चलिए, 7 आदमी मान के चलिए, तो 30-35 करोड़ लोग मुकदमों का टेंशन में है। बेचारे वो सारा काम धाम छोड़ के तारीख पे तारीख कर रहे हैं, और कोई न संसद में चर्चा हो रही, न विधानसभा में चर्चा हो रही। जो 5,000 लोग सांसद विधायक हैं, इनके कान में कोई जू नहीं रेंग रहा। एक PIL की याद मैं आपको और दिलाता हूँ। आपने UCC पर PIL फाइल की थी। उत्तराखंड में UCC लागू भी किया गया, लेकिन जो आपने एक बात कही कि जो कानून राज्य स्तर पर बनाए जा रहे हैं, अगर उनकी आवश्यकता है तो उनको देशव्यापी बनाया जाना चाहिए। तो अब क्या माना जाए कि UCC भी केवल एक औपचारिकता के रूप में लागू किया गया? देखिए, पहली बात तो आप इसको समझिए, UCC की जरूरत क्यों है, और UCC केंद्र में होना चाहिए कि राज्य में होना चाहिए, इसको आप समझिए। अंग्रेजों ने कुछ कानून 1950 के पहले बना दिए थे। तो जो क्रिश्चियन के लिए कानून बनाया था वो 1872 में बनाया था, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। पारसी के लिए उन्होंने 1936 में कानून बनाया, पारसी मैरिज एक्ट। मुस्लिम्स के लिए उन्होंने बनाया शरीयत एक्ट 1937 में। हिंदू के लिए उन्होंने कोई कानून नहीं बनाया। जो हिंदू कोड बिल बना वो 1955 में बना।
यानी जब देश आज़ाद हो चुका था, देश के पास अपनी संसद थी, देश के पास अपना सुप्रीम कोर्ट था और बाकायदा पूरी पार्लियामेंट में डिबेट हुई, उसके बाद हिंदू कोड बिल बना। तो हिंदू कोड बिल में माता पिता के अधिकार में, पति पत्नी के अधिकार में कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू कोड बिल में कुरीतियों और कुप्रथाओं को ख़त्म कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जो 1936 का क्या बोलते हैं 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, 1936 का पारसी मैरिज एक्ट, 1937 का शरीयत एक्ट है, वो एक तरफा बनाया गया था। न पार्लियामेंट में डिबेट हुई थी, न कुछ हुई थी। मौलवी के कहने पे, पादरी के कहने पे, उन लोगों के कहने पे कानून बना दिया गया। वो सारे के सारे एक तरफा कानून हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बने। उसमें महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है। जब देश आज़ाद हो गया, संविधान लागू हो गया। संविधान का मतलब होता है समधन विधान बराबर संविधान, यानी सबके लिए समान विधान। तो फिर आप भेदभाव नहीं कर सकते, इसलिए ये ज़रूरत है। अब सवाल ये है कि जो यूसीसी लागू हुआ, ये केंद्र में होना चाहिए, राज्य में। जब आपकी कुरीतियां पूरे देश में हैं, तो उन कुरीतियों को खत्म करने के लिए जो कानून बनना चाहिए वो पार्लियामेंट में बनना चाहिए। अड़चन कहाँ है? जब कुप्रथाएं पूरे देश में फैली हुई हैं, उन कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए कानून आपके पार्लियामेंट बनना चाहिए। तो 3 तलाक, हलाला, मुता, मिस्यार, तहर्रुस, तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया, ये जो कुरीतियां चल रही हैं ये पूरे देश में है। तो अगर आपकी बीमारी पूरे देश में है तो उसकी वैक्सीन भी सेंट्रल लेवल पे बनना चाहिए, राज्य स्तर पे नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरा मानना है, लेकिन ठीक है, एक एफर्ट किया गया है, राज्यवार कर रहे हैं। आज नहीं तो कल पार्लियामेंट में हो जाएगा, धीरे धीरे करके 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। लेकिन मेरा मानना है कि अल्टीमेटली आपको इसको पार्लियामेंट में लागू ही करना पड़ेगा। इसी यूसीसी से जुड़ी हुई एक चर्चा मैं और करना चाहता हूँ, एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि यूसीसी को लेकर के विपक्षियों की सबसे मजबूत दलील क्या है? विपक्षियों के पास कोई दलील नहीं है। यूसीसी कोई बीजेपी का विषय नहीं है, यूसीसी संविधान का विषय है, ये पार्लियामेंट का विषय है। और ये 1948 में इसमें लंबी चर्चा हुई थी। मुझे लगता है शायद 23 अगस्त का टाइम था, 23 अगस्त 1948 या 23 जुलाई 1948 है। उसमें बाकायदा 3 दिन चर्चा हुई थी, तभी यूसीसी आया था। यूसीसी आए या ना आए, हिंदुओं को तो कोई लाभ ही नहीं है। यूसीसी का पूरा यूसीसी का सबसे जो ज्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा? मुस्लिम बहन बेटियों को। तो वर्ग विशेष का ये कहना है कि सारा का सारा तो कानून हिंदुओं के पक्ष में है। नहीं, यूसी मैं आपको बता रहा हूं, यूसीसी आए या ना आए, हिंदुओं को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? यूसीसी आने से मिनिमम एज ऑफ मैरिज लड़के लड़की की बराबर हो जाएगी। हिंदुओं पर अभी भी 18 और 21 है। फायदा तो उनको होगा जहां शादी की उम्र 9 साल है, तो इसका फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा। यूसीसी आएगा, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा। हिंदू में तो पहले ही है। फायदा तो वहां होगा जहां 3-3 सौतन आ जाती हैं, तो इसका फायदा मिलेगा मुस्लिम बेटियों को। यूसीसी आएगा, माता पिता के प्रॉपर्टी में अधिकार सबको मिल जाएगा। हिंदुओं में पहले ही है, तो इसका फायदा मिलेगा मुस्लिम बहन बेटियों को, पारसी बहन बेटियों को, क्रिश्चियन बहन बेटियों को। यूसीसी आएगा, गुजारा भत्ता सबको मिलेगा। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में पहले ही गुजारा भत्ता मिलता है, तो फायदा किसको मिलेगा? जहां मात्र 3 महीने की मेहर की रकम मिलती है, इसका फायदा मिलेगा मुस्लिम बहन बेटियों को। यूसीसी आएगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा, तो वो तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में पहले ही कॉमन हो रखा है। फायदा मिलेगा क्रिश्चियन बेटियों को, पारसी बेटियों को, मुस्लिम बेटियों को। यूसीसी आएगा तो आपका एडॉप्शन और गार्जियनशिप का राइट, बच्चे को गोद लेने का अधिकार, बच्चे के भरण पोषण का अधिकार, ये सबको एक समान हो जाएगा। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में पहले मिला हुआ है, तो इसका फायदा भी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। माता पिता की देखभाल का अधिकार हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख बेटियों को पहले मिला हुआ, इसका भी फायदा। मेरा मानना है यूसीसी आने से जो विदेशी कुरीतियाँ खत्म होंगी, विदेशी कुप्रथाएं खत्म होंगी, 3 तलाक, हलाला, मुताह, मिस्यार, तहर्रुस खत्म होगा, तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया खत्म होगा, तो वो तो हिंदू में है ही नहीं है, वो कुरीतियां तो इधर हैं। तो लेकिन मुस्लिमों का ये तर्क रहता है कि हमारा जो शरीयत है ये उसके खिलाफ है। हम तो शरीयत के हिसाब चलेंगे, जो उसमें व्यवस्थाएं हैं, जो उसमें प्रावधान है, उसमें हम अपना अच्छे से जीवन जी रहे हैं, हम पर ये कानून थोपा जा रहा है। न बाइबल से न कुरान से भारत चलेगा, संविधान से। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं भैया हम तो अपने मजहबी किताब के हिसाब से चलेंगे। जहाँ पे आपके संविधान में और आपकी मजहबी किताब में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो संविधान ही सर्वोपरि रहेगा, मजहबी किताब नहीं। संविधान रीतियों का अधिकार देता है, कुरीतियों का नहीं। संविधान प्रथा का अधिकार देता है, कुप्रथा का नहीं। संविधान धर्म पालन का अधिकार देता है, धर्मांतरण का नहीं। इसको हमें समझना पड़ेगा। एक प्रश्न और है, लंबे समय से मैं देख रहा हूँ आप जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे हैं, तमाम जगह, तमाम मंचों पर, तमाम शहरों में, जैसे आपने बताया कि कई 100 शहरों का भ्रमण कर चुके हैं। मुझे लगता है ज़्यादातर जगहों पर जाकर के आपने जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता बताई है, लेकिन आखिरकार सरकार के लेवल पे कहाँ दिक्कत आ रही है? इस कानून को क्यों नहीं लागू किया जा रहा? जबकि इस देश की, जितना मैं समझता हूँ,
इस देश की बहुत बड़ी समस्या इस देश की जनसंख्या है। देखिए, हमारे पास दुनिया की मात्र 2% ज़मीन है, जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। हमारे पास दुनिया का मात्र 4% पीने लायक पानी है, जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। कहने का मतलब चारपाई 2 है, सोने वाले 20, पानी 4 गिलास, पीने वाले 20। ठीक है। अगर आप समस्याओं के एनालिसिस करिए, जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी की समस्या, भुखमरी की समस्या, कुपोषण की समस्या, प्रदूषण की समस्या, रोड एक्सीडेंट की समस्या, बढ़ते अपराध की समस्या, चोरी लूट झपटमारी की समस्या, जितनी समस्याएं, उनके रूट का एनालिसिस करिए, उन्होंने 5 बार वाई लगाइए, अंत में आपको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन निकलेगा। भारत की 50% से ज़्यादा समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनाती है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवा पाती है प्राइवेट के माध्यम से, सरकार में तो कोई ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बस होता ही नहीं है, तब तक 10 करोड़ बेरोजगारों की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन अभी तक इसके ऊपर कानून नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चीन ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बना के 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया। चीन के विश्व गुरु बनने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है जनसंख्या नियंत्रण कानून। चीन के विश्व महाशक्ति बनने का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या नियंत्रण कानून। चीन में जो क्राइम कम हुआ है या बाकी चीज़ें ठीक हुई हैं, उसका मूल कारण है जनसंख्या नियंत्रण कानून। हमारे देश में मिलावटखोरी इतनी है, उसका मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। सब कुछ अशुद्ध, 80% दूध, 80% घी, 80% पनीर, 80 मिल्क प्रोडक्ट, 80% नकली है। क्यों? उतनी हमारे पास गाय भैंस नहीं है। कोविड के समय में जब पूरा देश बंद था, न चाय की दुकान खुली थी, न कोई रेस्टोरेंट खुली थी, न शादी विवाह हो रहा था, न पनीर भी, कुछ नहीं बिक रहा था, तब लोगों को केवल शुद्ध दूध पीने को मिला है बहुत सालों के बाद, क्योंकि पूरा भारत बंद पड़ा हुआ था। उस समय तो कहीं आपने सड़क पे देखा कि वो लोग दूध फेंक रहे हो, भैया दूध बहुत ज़्यादा हो गया ना, उतना ही दूध था। कोविड में लोगों को शुद्ध दूध मिला है। जैसे ही भारत फिर से अपने रनिंग पोजीशन में आया, फिर वही मिलावटखोरी शुरू हो चुकी है। तो जनसंख्या जो बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसके तमाम फायदे भी गिना। हाँ, तो जनसंख्या विस्फोट के बहुत फायदे हैं। जनसंख्या विस्फोट से क्राइम बढ़ेगा, पुलिस वालों को फायदा। जनसंख्या विस्फोट से क्राइम बढ़ेगा, वकील को फायदा। जनसंख्या विस्फोट से बीमारी बढ़ेगी, डॉक्टर को फायदा, कंपाउंडर को फायदा, हॉस्पिटल को फायदा, दवा बनाने वाली कंपनियों को फायदा। तो जनसंख्या विस्फोट से बेरोजगारी बढ़ेगी, तो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए फायदा, 1000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दे दो, जय जयकार करते रहेंगे। जनसंख्या विस्फोट से कुपोषण बढ़ेगा, तो भाई ठीक है 5-5 किलो चावल दे दो, वो जय जयकार करते रहेंगे। तो एक तरीके से ऐसा तो नहीं, इतने सारे फायदे देख करके सरकार लागू नहीं कर रही है। जनसंख्या बढ़ने के फायदे ज्यादा, नुकसान कम। अब मैंने आपको फायदे नुकसान दोनों बता दिए, ये तो सरकार से पूछिए कि वो क्या कारण है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। तो अश्विनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लंबी चर्चा हुई आपके साथ और कई चीज़ें आपने हमें बताई, कई जानकारियाँ अहम थी इस दौरान में। अश्विनी उपाध्याय के साथ में हमने लंबी बातचीत की, जिनमें खास तौर पर चूंकि वो कानून से जुड़े हुए मामलों पर अच्छी जानकारी रखते हैं, हमने उनसे कई विषयों पर बातचीत की और उन्होंने देश के लिए कई महत्वपूर्ण विषयों पर, कई महत्वपूर्ण कानूनों पर जोर दिया, साथ ही साथ राजनीतिक विषयों पर भी अपनी बेबाक राय रखी।